एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसाइलिन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। ये होती क्या है ये रिएक्शन? ये एक बाइमॉलिक्यूलर रिडक्टिव कपलिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स की। ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर को रिफ्लक्स करते हैं विद मेटेलिक सोडियम इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, है ना, तो जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो, जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, ज़ाइलिन है ना, या फिर टॉल्विन है। इनके साथ जब इसको रिफ्लक्स किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो हमारे पास जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है उसी को हम एसाइलिन बोलते हैं। ठीक है, तो हम जनरल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के, या सिंपल आप इसको एस्टर बोल सकते हो, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें क्या है? ये है आपकी अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या लगा है आपके पास? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और ये कीटोन है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए क्या बन गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको कि हम एसाइलिन बोलते हैं। अब यहाँ पे R जो है आपका वो जनरली अल्काइल ग्रुप ही होता है। बस फर्क इतना सा है कि अगर हम लॉन्ग अल्काइल चेन, यहाँ पे R जो है वो एक बड़ा सा अल्काइल चेन लेते हैं, तो जो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करना है वो कैसा होना चाहिए? हायर बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की कि कैसे हमारा एस्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसाइलिन में। तो मैकेनिज्म जो है वो एक प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, वेल नोन नहीं है, लेकिन जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो ये देखा गया है कि जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है बीच में, वो एक डाइकीटोन बनता है। ठीक है, डाइकीटोन हमने पहले भी देखा है डिकमैन कंडेंसेशन में, जो कि डिकमैन कंडेंसेशन का रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है एज ए इंटरमीडिएट बनता है बीच में। तो इसका मतलब कि डाइकीटोन जो है यहाँ पे एज ए साइड प्रोडक्ट भी बनता होगा, है ना। तो अब जो डाइकीटोन यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट बना है वो फर्दर रिएक्शन कर लेता है सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि जो डाइकीटोन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और फटाफट से इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम मेटल वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास एसाइलिन बनता है। तो इससे हमें इतना तो प्रूफ हो गया कि जो डाइकीटोन जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया होगा तो वहाँ पे बीच में जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो आयन बना होगा, और फ्री रेडिकल आयन अगर बना है तो मैकेनिज्म कैसा होगा हमारा? यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ये रिएक्शन फॉलो करती होगी। ठीक है, तो अब स्टेप वाइज देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रही होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये हमारे पास एस्टर है, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं। ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो 2 मॉलिक्यूल अगर यूज करने हैं तो सोडियम के भी यहाँ पे 2 मेटल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि हमारे पास देखिए ये मेटल जब है तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होती है। तो अब यहाँ कार्बोनाइल कार्बन जो है, ये कार्बोनाइल कार्बन पे कार्बन के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन जो है ये पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, अब इसके ऊपर रह गया पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन को जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से वो दे देती है। तो अब जब उसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब कार्बन के पास जो है एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, है ना। पहले ये पॉजिटिव था पर सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये आपका रेडिकल बन गया। ठीक है, फ्री रेडिकल बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर तो शायद दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए तो नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो यहाँ पे बन गया आपके पास रेडिकल एनायन। ठीक है, रेडिकल भी है और एनायन भी है। ये नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम जो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो Na पॉजिटिव बन जाता है, तो वो Na पॉजिटिव जो है एज ए काउंटर आयन यहाँ पे O नेगेटिव के साथ रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या है, यहाँ फ्री रेडिकल बन गया है, 2 फ्री रेडिकल बने हैं, तो ये 2 फ्री रेडिकल जो है आपस में मिलेंगे, जिसको कि हम डाइमराइजेशन बोलते हैं। डाइमराइजेशन मीन्स 2 मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला रेडिकल दूसरा रेडिकल दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो है ये सेकंड नंबर का जो कंपाउंड है वो बन जाता है, डाइमराइजेशन हो गई इधर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो है
इस स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। कैसे रिमूव होंगे? ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन जो है अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ पे बनाएगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने के बाद तो जो यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस वाले कार्बन पे भी होगा। ये नेगेटिव ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये आपका इथॉक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो इथॉक्साइड OET ग्रुप निकले हैं और यहाँ पे दो जो है वो Na पॉजिटिव हैं, तो ये आपस में मिलकर के 2NaOET बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 1,2 डाइकीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये 1,2 डाइकीटोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जैसे ही इसको सोडियम मेटल मिलती है ये जो है फटाफट से कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ इन डाइओल में। ठीक है, जो कि ये है हमारे पास। कैसे कन्वर्ट होता है? अब ये है हमारे पास 1,2 डाइकीटोन, ये क्या करेगा, दो सोडियम मेटल से जुड़े मिलेगा और यहाँ से देखो ये फिर से बात हुई है कि मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेम यहाँ पे फिर से होगा कि ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे और जो आपका सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो इस पे जाएगा और दूसरे का भी जो है वो यहाँ पे जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फिर से यहाँ पे दो रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाते हैं और यहाँ दो नेगेटिव हैं, उनके साथ सोडियम जो है वो काउंटर आयन लग जाता है। अब ये दोनों जो रेडिकल हैं ये फिर से आपस में बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है इसलिए इन है और ये यहाँ पे OH होता तो ओल होता, लेकिन ये क्या है यहाँ पे H की जगह सोडियम है। ठीक है, दोनों जगह पे, तो इसलिए इसको हमने बोला सोडियम सॉल्ट ऑफ इन डाइओल। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास 4th स्टेप में इन डाइओल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में इन डाइओल जो है वो एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पे एसिटिक एसिड लिए हैं 2 मॉलिक्यूल्स इसके, तो यहाँ पे जो है ये सोडियम एसिटेट निकाल बाहर, यहाँ से Na पॉजिटिव, यहाँ से एसिटेट सोडियम एसिटेट मिलके निकल जाता है और जो ये H है वो यहाँ पे O के साथ लग जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इन डाइओल की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही इन डाइओल की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है फिर टॉटोमराइजेशन। क्या होती है यहाँ पे टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन कैसे होगी, जो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो C के ऊपर शिफ्ट होगा। तो जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला है वो इस C नेगेटिव के साथ मिल करके CH बना देगा और OH इधर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यही जो है हमारे पास क्या होता है, इस आयोलाइन होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का फॉलो होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं जाइलिन टॉल्विन मतलब कि एप्रोटिक सॉल्वेंट की बजाय कोई प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे लेती हूँ रिएक्शन करवाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एसाइलिन की फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, एस्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। तो यहाँ पे रिडक्शन होती है कौन सी, वाउवेल्ट-बेलेंग रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन यहाँ पे डायरेक्ट होती है। कैसे, ये एस्टर है हमारे पास सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा RCH2OH, रिडक्शन होती है प्रॉपर। ठीक है, और ये R-OH। यहाँ पे दो तरह के अल्कोहल की जो है हमारे पास फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर इस रिएक्शन के। फर्स्ट फीचर है रिएक्शन का कि ये जो रिएक्शन है अब इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों हो सकती है। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा वो इंटरमॉलिक्यूलर था, उसमें हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन होती है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है, मतलब कि विद इन वन मॉलिक्यूल ही हो सकती है। तो ऐसा कब होगा, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है एक मॉलिक्यूल CH2N, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOET C डबल बॉन्ड OOET। तो यहाँ पे दो एस्टर ग्रुप्स हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये N जो है ये वेरी कर सकता है ना, N के नंबर जो है वो वेरी करता है। जनरली ये जो है आपका 5 से ऊपर चलना चाहिए, 5 6 7 8, मोर देन दैट होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे
सोडियम मेटल आती है इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइलिन, तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, एज़ाइलिन की होगी, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, वो साइक्लिक होगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, फिर से बात वही कि अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोक्सी साइक्लिक कीटोन की फॉर्मेशन जो है वो होती है। मैकेनिज्म कैसा है, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, पर फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। दो सोडियम के हमारे पास जो है वो मेटल हैं, मॉलिक्यूल हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बोनाइल कार्बन को देगा, और ये जो है वो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर होगा एक रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, सिमिलरली दूसरे ग्रुप के, एस्टर ग्रुप के साथ भी ऐसे ही होगा। तो हमारे पास दो जो हैं वो दो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गए और दो नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, जिनके साथ देखिए दो सोडियम लगे हुए हैं एज ए काउंटर आयन। अब यहाँ फ्री रेडिकल बना है तो क्या होगी, डायमराइजेशन होगी, तो बॉन्ड यहाँ बने थे, डायमराइजेशन होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनने के बाद अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो साथ ही यहाँ से OET को बाहर निकालेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और OET को बाहर निकालेगा। इस तरह से Na पॉजिटिव और OET मिलकर के सोडियम एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। दो मॉलिक्यूल हैं तो दो की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब ये यहाँ पे साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब जैसे हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये सोडियम मेटल की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या फिर हम इसकी क्या कह देंगे, ये फिर से क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन को देगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, अब फिर दो रेडिकल हमारे पास जनरेट हुए, फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बना इन है, और दो यहाँ पे वेट मतलब कि O नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, H होता तो डायोल बोलते, तो ये डायोलेट बन जाता है। अब मैंने सोडियम नहीं लगाया, यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं लगाया, तो मैंने इसको इन डायोलेट बोलते हैं। ठीक है, अब इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर की या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे O नेगेटिव के साथ क्या लग जाता है, H पॉजिटिव लग जाता है और डायोल की फॉर्मेशन होती है। वाटर या कोई एसिड आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि पहले के वाले केस में हमने क्या लिखा था, एस्ट्रिक एसिड लिया था। ठीक है, तो जो डायोल बनता है वो टॉटमराइज होकर के साइक्लिक एसाइलिन में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर दोनों तरह से एसाइलिन एस्टर कंडेंसेशन को करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर है इस रिएक्शन का कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है ना, निकलता है ना, OET ग्रुप निकलता है बीच में, तो वो क्या करता है, एक बेस की तरह काम करता है। तो बेस जो है वो हमें पता है कि हमने डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उस रिएक्शन में डिकमैन कंडेंसेशन में जो हमारा रिएक्टेंट यूज होता है वो डाई एस्टर हमारे पास जो है वो डाई एस्टर होता है ना, डाई उसमें जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली बीटा कीटो एस्टर में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन है ना, उसकी वजह से यहाँ पे डिकमैन कंडेंसेशन एज ए साइड रिएक्शन होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन ना हो, देखो मान लो अगर ये रिएक्शन होता है तो जो हमारी एसाइलिन कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका जो ईल्ड है वो बहुत कम आएगा, ईल्ड कम आएगी तो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उस ईल्ड को बनाए रखने के लिए और कोई भी साइड प्रोडक्ट ना बने, डिकमैन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे ना बने, तो उसके लिए हम जो है क्लोरो ट्राइमिथाइल सिलेन को, जिसको कि हम TMSICl भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोरो ट्राइमिथाइल सिलेन को यूज करते हैं एज ए ट्रैपिंग एजेंट। अब वो कैसे ट्रैप करता है यहाँ पे इंटरमीडिएट को बीच में, वो देख लेते हैं। देखो हमारे पास है ये डाई एस्टर। ओके, जैसे ही यहाँ पे सोडियम और ज़ाइलिन मिलते हैं उसको, तो फर्स्ट स्टेप जो बनता है वहाँ पे इंटरमीडिएट आपका बनता है, फिर डाइकीटोन बन गया, 1,2 डाइकीटोन की फॉर्मेशन होगी और साथ ही जो है वो इथॉक्साइड आयन जो है वो रिलीज हो गए। अब ये इथॉक्साइड आयन जो है वो यहाँ पे एज ए बेस एक्ट करेंगे। बेस एक्ट करेगा तो क्या करेगा, इस वाले जो यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन हुई थी, इस रिंग को फिर से ओपन कर देगा और एस्टर्स बना देगा, डाई एस्टर
बना देगा। ठीक है, कैसे करेगा, देखो यहाँ से इधर अटैक करेगा, ये वापस इधर जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी करेगा, तो ये डाई एस्टर की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो जाती है। और ये जो डाई एस्टर यहाँ पे बनता है, ये फिर से बेस, क्योंकि ये तो है ही रिएक्शन मिक्सचर में, बेस की प्रेजेंस में डिकमैन कंडेंसेशन दिखाता है और बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट मैं अगर करवाती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं डाला यहाँ पे, जो हमारा क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन था वो भी नहीं डाला, तो सिर्फ सोडियम है, जाइलिन है, और कोई यहाँ पे मुझे एसिड या वाटर डालना पड़ता है हाइड्रोलिसिस के लिए ना, तो अब मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एसाइल एस्टर कंडेंसेशन होती है। ठीक है, बट इसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो ये जो 1,2 डाइकीटोन बना है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये इनडायोलेट की फॉर्मेशन करता है, जो हमने देखा भी पिछले वाले स्टेप में। बस इसी स्टेप में जा करके मैं क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन अगर यहाँ डाल देती हूँ तो क्या होगा, साथ में जो इथॉक्साइड भी बना हुआ है। ठीक है, अब ट्राईमिथाइल सिलेन जो है वो दो काम करेगा, इथॉक्साइड आयन के साथ मिल करके ये क्या बना देगा, R3SiOET, Cl को रिप्लेस कर देगा यहाँ से। ठीक है, जो Cl निकला है वो सोडियम के साथ, क्योंकि देखिए इसके साथ सोडियम भी तो होते हैं ना, उन सोडियम के साथ मिल करके NaCl की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे बताते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स तो यूज हो गए इसको कंज्यूम करने के लिए, जो दो मॉलिक्यूल्स बचे हैं क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन के, वो क्या करते हैं, O नेगेटिव के साथ यहाँ पे SiR3 बना देते हैं। जो यहाँ से Cl, दो मॉलिक्यूल से Cl निकला, वो इसके जो Na पॉजिटिव थे उनके साथ मिलकर के भी NaCl बना देता है, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल NaCl के हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं। अब ये बन गया हमारे पास सिलेन का डेरिवेटिव, है ना, बिस-सिलाइल डेरिवेटिव बन गया। तो जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फर्दर, तो ये क्या बन जाता है, फिर डाइओल बनेगा। डाइओल जो है फिर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। पर इस वाले मेथड में यहाँ पे देखिए इथॉक्साइड कहीं नहीं बचा। ठीक है, इथॉक्साइड नहीं बचा तो हमारे पास डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये एक मॉडिफाइड रिएक्शन है, एसाइलिन कंडेंसेशन की ही मॉडिफाइड रिएक्शन है, जिसमें कि हम क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन यूज करते हैं विद सोडियम और जाइलिन। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रुहलमैन मॉडिफिकेशन रिएक्शन, रुहलमैन मॉडिफिकेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे 3 रिएक्शन एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ से शुरू किया था, अगर हमारे पास सिर्फ सोडियम और जाइलिन है और वहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विच इज़ नोन एज एसाइलिन एस्टर कंडेंसेशन। लेकिन अगर इसी में हम क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन डाल देते हैं तो ये बन जाती है रुहलमैन मॉडिफिकेशन रिएक्शन। और अगर हम यहाँ पे जैसे सोडियम जाइलिन था और साथ में यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इथॉक्साइड, वो वाली रिएक्शन जो है वो डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन, साइड प्रोडक्ट एज ए साइड रिएक्शन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर हम क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन डाल देते हैं तो वो एज ए ट्रैपिंग एजेंट यूज होता है फॉर द इथॉक्साइड आयन एज वेल एज फॉर दिस जो इनडायोलेट बना है उसके लिए। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन ट्रैप द इनडायोलेट इंटरमीडिएट, जो इनडायोलेट इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है उसको ट्रैप कर लेता है एज ए विस-सिलाइल डेरिवेटिव, ये वाला। दिस कैन बी आइसोलेटेड, इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं एंड सब्सिक्वेंटली विल बी हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए अंडर एसिडिक कंडीशन, और ये क्या बना देता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विच इज नोन एज एसाइलिन, है ना। तो और इससे हमें क्या मिला, इससे हमें यील्ड बहुत अच्छी मिली, तो इसी रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया, रुहलमैन रिएक्शन नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस जिसमें कि मेन एप्लीकेशन है प्रेपरेशन ऑफ साइक्लिक एसाइलिन। हमने अभी देखा कि हम एसाइक्लिक वाले भी बना लेते हैं जिसमें कि हम इंटरमॉलिकुलर रिएक्शन करवाते हैं, और अगर हमें साइक्लिक बनानी होती है तो इंटरमॉलिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग चेन डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर लेते हैं हम, जिसमें कि
इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे n जो है वो वेरी कर सकता है, मोर देन 10, है ना, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, या इससे भी ज़्यादा, वट एवर द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम n को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे डाई एस्टर है ये इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाता है और एसआईएलएन में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म हम ऑलरेडी इसका देख चुके हैं कैसे आता है। ठीक है, यील्ड जो है वो 60 to 65% आती है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर ही क्यों होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों हो जाती है, इंटर क्यों नहीं होती। हो सकता था ना कि ये इस एक मॉलिक्यूल का ये वाला एस्टर ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एस्टर ग्रुप वो आपस में रिएक्ट कर ले, पर होता क्या है कि जो ये दो एंड्स हैं एस्टर के, वो जो है सोडियम मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सोडियम मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, ये है हमारा सोडियम मेटल का सरफेस, इसके ऊपर जो है ये दो एंड एस्टर के, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वीक फोर्सेस के थ्रू जो है यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो ये फ्री नहीं रहे ना एक दूसरे और किसी एस्टर के साथ रिएक्ट करने के लिए, कंडेंसेशन शो करने के लिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर कपलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर कपलिंग होती है और वो साइक्लाइजेशन में टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो इंडायोलेट बन जाता है जो हाइड्रोलिसिस के बाद फिर क्या बना देता है, हमारे पास साइक्लिक एसआईएलएन बना देता है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि एसआईएलएन की फॉर्मेशन हम इस मेथड से करवाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इस मेथड से हम एन पैरासाइक्लोफेन्स बना सकते हैं। एन जो है यहाँ पे मोर देन और इक्वल और ग्रेटर देन जो है 9 होता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे पैरासाइक्लोफेन्स, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग रहती है और इसके दोनों तरफ को जो है वो CH2 ग्रुप जो है वेरी कर सकते हो आप अकॉर्डिंगली। ये यहाँ पे CH4 है, बाई मिस्टेक का है रिटर्न। ठीक है, तो ये CH4 यहाँ पे बन जाता है और ये आपका यहाँ पे CH3COOMe है, ये यहाँ पे CH2 4COOMe है। तो सोडियम के प्रेजेंस में और जाइलिन की प्रेजेंस में ये आपके पास जो है यहाँ पे इन दोनों एस्टर ग्रुप्स के बीच में कंडेंसेशन होती है और यहाँ पे जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, इसका एसआईएलएन प्रोडक्ट है ये। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl ये जो है फिर फर्दर चेंज हो जाता है आपका CH2 करके। ठीक है, तो कितने CH2 हो गए, 3 ये हैं, 4 ये हैं, 7, और ये भी आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, इनकी भी रिडक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl। तो ये क्या फर्दर आपकी बन गई एल्काइल चेन में ही सारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरासाइक्लोफेन। ओके, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है प्रेपरेशन ऑफ कैटिनेन्स। अब ये कैटिनेन्स क्या होते हैं, कैटिनेन जो है वो इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं, मतलब कि दो रिंग्स जो हैं, जैसे आपकी कोई लॉन्ग चेन की वजह से साइक्लाइजेशन होगी ना, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि साइक्लाइजेशन हो रही है, तो ऐसी एक और लंबी अल्काइल चेन वाली एक और रिंग होगी, वो दोनों आपस में इंटरलॉक होंगी। ठीक है, तो उसको हम कैटिनेन्स बोलते हैं। कैसे बनती है ये, ठीक है, कैटिनेन्स जो हैं वो कैसे बनेंगी, जब हम एसआईएलएन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे किस टाइप के एस्टर्स में, जिसमें कि 34N होगा नंबर। ठीक है ना, हमने पीछे भी देखा जब हम साइक्लिक एसआईएलएन बना रहे थे तो वहाँ पे CH2 और N था लिखा हो, तो 34 होगा या उससे ज़्यादा का होगा डाई एस्टर में, तब जो है हमारे पास जो यहाँ पे कैटिनेन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये जो कैटिनेन्स यहाँ पे बनती हैं ना, ये बाई चांस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो डाइएस्टर है वो रिंग फॉर्म करने से पहले किस तरह से प्रेजेंट है। ओके, तो मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं बाय चांस प्रोडक्ट होता है ये। तो ये देखिए आपका एक रिंग ये हो गई, मतलब कि ये दो मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल का साइक्लिक ये है, दूसरे का ये है, और ये आपस में इंट्रैप हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगी इंटरलॉक। ठीक है, तो इसके जो प्रोडक्ट ईल्ड आती है वो बहुत कम होती है, 1 to 2% की इसकी ईल्ड होती है, और जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एसआईएलएन ही होता है हालांकि। ठीक है, बट नंबर ये वाला जो CH2 ग्रुप का जो नंबर है वो मैटर करता है। अगर ये ज़्यादा है तो इसके बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये जो कैटिनेन्स है ना, यहाँ पे इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर यूज़ करते हैं, यील्ड इनकी बहुत कम होती है, और फॉर्मेशन जो है मैंने पहले बताया कि डिपेंड करता है कि क्या पॉसिबिलिटी है डाइएस्टर मॉलिक्यूल की कि वो एसआईएलएन बनने से पहले किस तरह से क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी एसआईएलएन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं
तो क्वेश्चन इस तरह से है, ये पूछे जाते हैं कई बार, ये सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं या फिर हमारे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। जैसे हमारे पास साइक्लिक कीटोन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट लिख दिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ए लिखा है कि क्या होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बी बनेगा। बी क्या होगा वो हमें पता करना है। फिर बी से जो है वो दो हैं, एक में है OH नेगेटिव बेस डला हुआ है, दूसरे में क्या है सोडियम एंड जाइलिन। तो देखते हैं कि क्या बनेगा। अब देखो ये हमारे पास जो है साइक्लिक कीटोन है, जब हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो हमें पता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन होगी तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूटता है और ये जो है वो ये वाला ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ वाला जो HC है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये एडिपिक एसिड बनता है। तो ए क्या है हमारे पास, एडिपिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे डला हुआ है इथेनॉल और एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी। अल्कोहल डला ना, अल्कोहल है एसिड है तो एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी, तो एस्टर की फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। अब ये बन गया डाई एस्टर, डाई एस्टर बन गया तो मतलब कि अब हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे पास एसॉइलेंट कंडेंसेशन भी हो सकती है, हमारे पास डिकमैन कंडेंसेशन भी हो सकती है। तो अब यहाँ पूछा हुआ है OH, अगर मैं B से D की तरफ जाती हूँ तो वहाँ पे OH डला हुआ है, तो OH डला है मतलब बेस डला है, बेस डला है मतलब डाइएस्टर जो है बेस की प्रेजेंस में क्या देता है, डिकमैन कंडेंसेशन देता है। तो भाई बना दो डिकमैन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। हमें पता है कि ये जो है वो अगर यहाँ पे हमारे पास 4 होते हैं C, 1 2 3 4 और 5 और 6 ये वाले कार्बन, टोटल हो गए 6 कार्बन, तो यहाँ पे बनती है 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो बना दी हमने 5 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड COOET। ठीक है, और जो हमारे पास एसॉइलेंट कंडेंसेशन है उसमें पता है कि यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक बनता है C डबल बॉन्ड O और दूसरी जगह बनता है OH। तो ये हमारे पास बन गया, ये हो गया हमारे पास D और ये हो गया हमारे पास E। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। आई होप तो आपको एसॉइलेंट कंडेंसेशन और डाइएस्टर कंडेंसेशन डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो समझ आ गए होंगे। डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।